बैक। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरनाक हद तक करीब पहुंच चुका है। एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट की बात मैं यहां पर कोट करूंगी जिन्होंने 2 माह कबल ये कहा था कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा। तो हम कर क्या रहे हैं? हम तो वैसे ही अब तो आपको एक ऑफिशियल ठप्पा चाहिए कि आप बैंकरप्ट हो गए। वी आर देयर साहब, हर सेक्टर में क्या हो रहा है, और ये इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव कि इधर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हमारे फैसलाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। रॉ मटेरियल का मसला आ रहा है, डॉलर जो है वो अब नहीं मिल रहा उस रवानी से जिस रवानी से हमारे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करने के लिए मिलता था। तो इस सारे हालात में अगर ये ऊपर पॉलिटिकली इस तरह लड़ते रहेंगे आपस में। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे ये बौखलाहट भरी एटमी तक पावर की अब दुआइयां देने लग गए हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान की अब जितने भी देनदारियां वो सारी की सारी अधर में लटक चुकी है और आने वाले समय में पाकिस्तान के पास एक डेला भी नहीं है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो कैसे अलग अलग मीडिया चैनलों में पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की डिस्कशन की जा रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और वीडियो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बैक। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरनाक हद तक करीब पहुंच चुका है। एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट की बात मैं यहां पर कोट करूंगी जिन्होंने 2 माह कबल ये कहा था कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा पैदा हो गया है। पैट्रन इन चीफ एटमा गौहर एजाज ने भी आज वजीर आजम पाकिस्तान और इसहाक डार को भी खत लिखा है और ये अंदेशा जाहिर किया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने लगी है। उन्होंने आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के जो सोवराइन बॉन्ड्स हैं उनकी कीमत काफ़ी हद तक गिर चुकी है और अगर दिसंबर तक पाकिस्तान ने अदायगी ना की तो फिर पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इसी पर बात करूंगी। सबसे पहले मैं जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की मईशत के दिवालिया होने के कितने खदशात अभी भी मौजूद हैं? देखिए, जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी थी या निकाला गया था जी रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त, तो आपका डिफॉल्ट रिस्क 5% था और आज 95% है। पहली चीज। दूसरी, आपके रिजर्व्स उस वक्त अराउंड $21 बिलियन थे जी। आज आपके $7.5 बिलियन हैं। उस वक्त आपकी जीडीपी ग्रोथ चल रही थी 5.8%, आज जीडीपी ग्रोथ लेस देन 2% है। आज आईएमएफ ने जो 3 तारीख को $1.3 बिलियन आपको देना था और रिव्यू करना था, उसको खैर खबर ही नहीं है। खैर खबर ही नहीं है। उन्होंने उल्टा आपसे क्वेश्चन किया है कि जनाब अली ये 700 अरब के नेट टैक्स लगाएं और आपने 800 अरब के, और जो आपने पेट्रोल की लेवी नहीं बढ़ाई, आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी सेल टैक्स लगाने की, वो भी नहीं किया। तो नस जो फिर तीसरी बात उन्होंने की, आपने किस चक्कर में एग्रीकल्चर को इतना कर दिया और वो पैसे कहां से आएंगे, हमें उसका सोर्स बताएं, वो भी नहीं हमने बताया। टेक्सटाइल को आपने सब्सिडी दी है तो वो सब्सिडी की कहां से पैसे आप पूरे करेंगे, वो भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। इकॉनमी का बुरा हाल है। जब आपका प्राइम मिनिस्टर 10-10 दिन बाहर रहेगा, फैसले नहीं होंगे। मैं एक बड़े अहम आदमी से मिला हूं जो उसका ताल्लुक इसी फाइनेंस से है। फैसले नहीं हो पा रहे। जब फैसले नहीं होंगे तो उधर फिर मुल्क कहां चलेगा। आपका डॉलर आपने कहा था यकम को 200 रुपए होगा, आज टीटी का रेट 250 रुपए है, 250 और मार्केट में डॉलर मिल नहीं रहा। सो ये डायलेमा है। सिर्फ आखिरी बात कि खुदा का वास्ता इस मुल्क का ख्याल करो। ये अपनी सियासतें अपॉइंटमेंट्स वाले गेम से अब निकाल दो इस मुल्क को, इस गरीब आदमी का सोच लो बस। इफ्तिखार साहब, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जिनमें मूडीज है, फिच है, S&P है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी वो पाकिस्तान को नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना इन्वेस्टर आ रहा है ना पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान को इतनी नेगेटिव रेटिंग दी जा रही है? इस मुल्क का सरमायादार और उन मुल्कों के सरमायादार की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, और उसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं। उनकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। और ये मेरा दोस्त जो मुझे बातें बता रहा था, मैं इसकी सारी बातों को सच भी मान लूँ और आज ही इलेक्शन करा दूँ और 3 महीने का इलेक्शन का जो टाइम पीरियड है उसको भी ख़त्म कर दूँ और कहूँ कि 48 घंटे के बाद इलेक्शन हो जाए और 48 घंटे के बाद जो आदमी 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाए वो आके इंकलाबी तब्दीलियाँ ले आए। तो मेरा इसको चैलेंज है कि जिस मुल्क को ये दिसंबर में डिफॉल्ट कर रहा है, किसी के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं होगा कि वो दिसंबर में अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है तो बचा ले।
ये बंद करें ये बातें, ये डिमोरलाइज कर रहे हैं, ये सरमायादारों की खेल है, इस सरमायादारों की खेल को बंद होना चाहिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा है इस तरीके से, जिस तरीके से ये सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। उस खेल का क्या करना है? सर मैं आपसे नहीं चाहूंगी कि आप जवाब वापस दें, मुझे नवीद साहब का भी इस पे ओपिनियन लेना है। नवीद साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को करंट फिस्कल ईयर के अंदर $23 बिलियन दरकार हैं? आप मुझे ये बता दें कि पैसा आएगा कहाँ से पाकिस्तान में? देखिए, इसहाक डार साहब ने कहा है कि हम 1 साल के अंदर अंदर अपनी जो पेमेंट हैं वो कर देंगे और उसका एहतमाम हमने कर लिया। ठीक है। अब कैसे किया? माजी में भी हमने देखा है कि बाज़ मौके पर बताया गया कि मईशत की हालत बहुत बदली हो गई है और पाकिस्तान उस बहरान से निकल गया। डिफ़ॉल्ट देखें, टेक्निकली तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसको कानूनी वाले से लागू करना आलमी बरादरी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। एक पहलू तो ये है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत अफसोस की ये बात है, कुछ हल्कों ने कोशिश की कि वो नहीं रहे तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। IMF की किस्त रुकवाने की कोशिश किसने की थी? किसने सलाबत खान की इमदाद रुकवाने की कोशिश की? आपके सामने है। बुनियादी बात यह है जिसलिए रुकी हुई है कि आज के अखबार में छपा हुआ है कि IMF के एक आला अहदेदार पूछ रहे थे हुकूमती अहदेदार से कि आर्मी चीफ साहब कब आएंगे। इसका मतलब यह है कि आपके इंस्टीट्यूशन जो है, इमरान खान ने तो नहीं लगाया। मतलब इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल बर्बाद करके दस्ती बम की पेन लगा के इनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने पकड़ लिया, कसूर इनका था। जो कुछ मिफ्ताह इस्माइल ने किया वो नागुज़ीर था। ठीक किया, वायदे इमरान खान ने किए थे। शौकत तरीन साहब खुद माने कि भाई सारे मुआहदे हमने किए हैं और ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ेगा। बिजली का टैरिफ भी बढ़ेगा, गैस का टैरिफ भी बढ़ेगा, पानी का भी बढ़ेगा। ठीक है। बाद में वो ज़ाहिर है अदम एतमादी भागे और भागने के बाद उन्होंने तहरीक शुरू कर दी। हमारे इदारों ने इमरान खान को रिलीफ दे दे के मुल्क के अंदर ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की कि कोई यहाँ का रुख करने को तैयार नहीं है। मुझे आप बताएं, ये कौन सा निज़ाम है कि जहाँ अदालतें बैठ के चीनी की कीमत तय कर दें? अदालतें फैसला, एक सेकंड, जहाँ अदालतें बैठ के ये बताएं कि बिजली के बिल के अंदर जो फलां टैक्स है वो खत्म किया जाता है। ये पॉलिसियां मईशत के जो जिम्मेदार इदारे हैं उन्होंने बनानी है, अदलिया ने अपना काम करना है। ठीक है ना जी? जहाँ हर मामले में मुदाखलत है। ये रैकुटी का केस कौन भुगत रहा है? दिवालिया तो आप एक केस में हो जाए, इमरान खान ने आपको मरवाया कि नहीं मरवाया उस केस में? $5 बिलियन का जुर्माना देना उसमें, एक केस ही काफी है। बुनियादी बात यह है कि हमारे इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम है, हमारे सियासतदान पूरी तरह से नाकाम है। अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई है जो बिल्कुल खुद साख्त और मसनूई है। सर आपकी बात दुरुस्त है, फैसले करें मामला हल हो जाएगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी देखें ना, अगले हफ्ते आपने दिसंबर के पहले हफ्ते में डिफॉल्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। आप क्या समझते हैं पीजे सर? 7 माह तकरीबन तो इस हुकूमत को भी हो गए हैं, क्या किया मईशत की बेहतरी के लिए? देखिए, हम कहते हैं ना डिफॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन डिफॉल्ट। हम वी आर ऑलरेडी बैंकरप्ट। जो कौमें अपना वो लोन्स रिपे नहीं करेंगी वो क्या कर रही हैं मुझे बताएं? दे आर स्ट्रगलिंग। रीशेड्यूल हम बार बार हम करवा देते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हम तो वैसे ही अब तो आपको एक ऑफिशियल ठप्पा चाहिए कि आप बैंकरप्ट हो गए। वी आर देयर नाउ। द क्वेश्चन इज हम क्यों हैं? 3 चीज़ें, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। आज मेरी बड़ी लंबी बात हुई है, आपने जिनका रेफरेंस दिया है गौहर एजाज का, मेरी बड़ी लंबी प्रोग्राम से पहले बात हुई है एंड आई टोटली एग्री विद हिम। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपोर्ट में लिक्विडिटी आपके पास है कोई नहीं जी, पैसा है कोई नहीं, एक्सपोर्ट की करो। लेटर भी इस वक्त हम हाँ चला रहे हैं ना, ये लेटर चला रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को गया है। फिर क्रेडिट लिमिट आप एक्सटेंड कर नहीं रहे किसी की, वो कहाँ से करें? डॉलर है कोई नहीं आपके पास। ठीक है जनाब। तीसरी हो जाएगा हौसला। सर हम सब उम्मीद से हैं। अब द क्वेश्चन इज, आपने एनर्जी प्रायोरिटी, एनर्जी की प्रायोरिटी आपने दी कोई नहीं, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया आपने, तो आप क्या करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये इनको पता होगा, इफ्तिखार को। वेरी क्विकली जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब पहली दफा आए तो उनका एक वजीर थे एजुकेशन के, ये सुने आप, ये सुने तो आप बीच में बोल देती है ना। देखें, ये उसका वो वजीर आया, मेरे कॉलेज सियालकोट गया और सबको बड़े बड़े प्रोमिस किए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक बच्चों ने सब ने कहा मेरे कॉलेज, सर हमें ऑटोग्राफ चाहिए। वो कहता है मुझे तो गवर्नमेंट की भी पॉलिसी पता नहीं है, बट इंशाल्लाह जिस वक्त भुट्टो साहब हमें बताएंगे, आप जितने मर्जी ऑटोग्राफ है हम आपको देंगे। जब आप वज़रा ऐसे लगाएंगे तो फिर आपका मुल्क भी ऐसे चलेगा। तो तक आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी, 26 को 25 को लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे, 40,000 से ज्यादा खैमा बस्तियां लगाई जाएंगी। साहब 800 अरब रुपए की अगर ये टैक्स लगाते हैं तो यहाँ पे तहरीक इस खत्ते में बन रही है बहुत से मुल्कों में, आपको पता ही होगा ईरान की क्या हालत है इस वक्त। बात यह बड़ी साहब कि यहाँ पे, और वो सिर्फ प्योरली माशी इशूज पे है,
कोई वहां पे इमरान खान नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। वो कहते हैं हमारी तनख्वाहें ठीक करो, हमारी रोटी का बंदोबस्त करो। और मैं बहुत जगह पे ये वारदात नहीं कादी साहब, ये हुक्मरानों ने आपकी बोटी नोच के अपनी रोटी बनाई हुई है, आपकी रोटी का क्यों बंदोबस्त रोटी नहीं रही। अब लोगों को अगर आप मजीद 800 अरब रुपए के टैक्स लगाएंगे तो क्वालिटेटिव चेंज आ सकता है। आपकी तोड़ने आएंगे बोटी, आप पकड़ लेंगे सोटी, उनकी खाल है बड़ी मोटी। अच्छा भट्टी साहब, हर सेक्टर में क्या हो रहा है, और ये इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव कि इधर फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। हमारे फैसलाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। रॉ मटीरियल का मसला आ रहा है, डॉलर जो है वो अब नहीं मिल रहा उस रवानी से जिस रवानी से हमारे रॉ मटीरियल्स को इम्पोर्ट करने के लिए मिलता था। तो इस सारे हालात में अगर ये ऊपर पोलिटिकली इस तरह लड़ते रहेंगे आपस में तो फिर क्या होगा? लड़ते रहेंगे नहीं, लड़ रहे हैं। ऐसे बज़ाहिर बाजू नज़र में लग रहा है आर्मी चीफ जिसका पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से कोई लेना देना नहीं, वो एक फुट सोल्जर आएगा, तीसरा उन्होंने बना। पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत उन्हीं के जिम्मे है। लेकिन यार वो मजबूत है, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से आर्मी चीफ की तैनाती पे बहस हो रही है जो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जो डिजर्व करता है प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, जो आर्मी चीफ ने भेजा। अपोजिशन पार्टी ने कह दिया कि यार लगाओ जिसको लगाना है। हाँ, तो फिर ये क्या लड़ाई है? अंदर की लड़ाई है। फिर मैं पिछली दिन गल दस नहीं, तुसी मैंने मरवा दो। मतलब अंदर की लड़ाई को ठीक करे ना जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और ये जो बहरहाल ये लड़ाइयाँ छोड़ें। बड़ी लड़ाई मैशियत की है, और आज जो भी चीफ साहब ने बातें की हैं उसमें सिर्फ एक सबक तो निकल सकता है कि प्लीज़ जो कुछ सब अपना अपना काम करें।